तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में यशोवर्मन तक हमने चर्चा कर ली थी। तो हम बात कर रहे हैं चंदेलों की। तो उसी के में हम उसकी जो वंशावली कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कल हमने बात करी थी यशोवर्मन के बारे में। तो यशोवर्मन का जो पुत्र है वो है धंग, राजा धंग। तो यशोवर्मन है, यशोवर्मन के बाद जो उसका पुत्र है वो उत्तराधिकारी बनता है। उसका जो समय काल है वो 954 से लेके 1002 ईस्वी तक क्या है इसका शासन का चलता है। ठीक है, इस इतना समझ पे आ रहा है आपको कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, फिर राजा धंग। उसके बाद अगर हम बात करें राजा धंग की, तो ये क्या है, बहुत ही प्रतापी राजा था और इसने कई कार्य किए हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करें, कोई भी राजा जो होता है उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वही क्या इतिहास में दर्ज होते हैं। अगर चाहे वो अच्छा काम करता है तो उसके एक जो छवि होती है वो एक महान की होती है, और जो फिर जो विनाशकारी काम करता है, क्रूर काम करता है, तो उसकी जो छवि होती है विध्वंसक होती है। तो यहाँ हम बात करें राजा धंग के बारे में, तो क्या क्या किया उसने। सबसे पहले काम क्या किया कि प्रतिहारों से स्वयं को मुक्त कराया। क्या किया, प्रतिहारों को स्वयं से मुक्त कराया। उसके बाद कलिंजर का जो दुर्ग है वो उसने क्या है जीता, और उसको क्या है फिर राजधानी बनाया। उसके बाद अगर हम बात करें फिर ग्वालियर को क्या है अपने आधिपत्य में लिया। ग्वालियर को क्या है अपने आधिपत्य में लिया। अगर हम फिर बात करें, फिर यहाँ पर हम बात करें जो सुबुत्तगीन है, और यहाँ पर जो हिंदूशाही राजा है जयपाल, तो जयपाल की वो क्या करता है, यहाँ पर जयपाल की मदद करता है। जयपाल की मदद करता है किसके खिलाफ, सुबुत्तगीन है उसके खिलाफ वो मदद करता है, किसकी, जयपाल की। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि युद्ध उसने किस किस से किया है राजा धंग ने, तो कुंतल और कौशल, तो ये दो युद्ध, ये यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर युद्ध हुए हैं। और हम बात करें युद्ध की बात करें तो विवाद की है, हाँ ये विवाद। ठीक है, अगर हम बात करें फिर ललित कलाएं हैं उसको भी क्या है संरक्षण दिया है, किसने, राजा धंग ने। तो क्या है, अनेकों मंदिर का निर्माण कराया है, यहाँ पर अनेकों मंदिर का निर्माण कराया है। अगर हम बात करें कहाँ पर, बुंदेलखंड में जो खजुराहो मंदिर है, बुंदेलखंड के जो खजुराहो मंदिर है, तो ललित कलाओं को क्या है संरक्षण दिया। बुंदेलखंड में क्या है अनेक मंदिरों का निर्माण भी कराया है। और फिर क्या होता है कि जब 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है, 100 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है, 100 वर्ष से जब राजा धंग की आयु अधिक हो जाती है, तो क्या है, स्वेच्छा से क्या है, जहां पर गंगा और यमुना का क्या है संगम होता है, जहां पर गंगा एवं यमुना, यहाँ पर गंगा और यमुना का क्या है संगम होता है, वहां पर ही क्या है समाधि ले लेते हैं। यहाँ पर ही क्या है वो समाधि ले लेते हैं और स्वेच्छा से क्या है प्राण त्याग देते हैं। और यहाँ पर क्या है स्वेच्छा से प्राण त्याग देते हैं। इतना आप लोग को समझ पे आ रहा होगा। तो ललित किला में अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड खजुराहो के मंदिर बनाए थे। और उसके बाद हम बात करें तो विश्वविख्यात अगर हम बात करें, दो चीजें बनाई हैं, दो चीजें जो विश्वविख्यात हैं। दो चीजों की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक हो गया विश्वनाथ और एक हो गया पार्श्वनाथ। ये हो गया विश्वनाथ, ये विश्वविख्यात क्या है स्थापत्य कला है, ये विश्वविख्यात स्थापत्य कला। पार्श्वनाथ और विश्वनाथ ये क्या है स्थापत्य कला है। तो यहाँ तक हमने राजा धंग के बारे में बात करी। अब हम बात करें इनके पुत्र की, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद की हम बात करें राजा गंडक, इनके ही पुत्र हैं, इनके बाद फिर इनका शासन आता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं राजा गंडक के बारे में। तो सबसे पहले इन्हीं का पुत्र है, इसका राजा धंग का। किसकी बात करेंगे, राजा गंडक।
राजा गंडक की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके बाद उत्तराधिकारी यही बनता है, यही बनता है कौन? उत्तराधिकारी राजा गंडक किसका पुत्र है? अभी हमने देखा है किसका पुत्र है? राजा धंग का पुत्र। राजा इसके जो पिता है राजा धंग और पुत्र कौन हो गया? राजा गंडक। उत्तराधिकारी यही बनता है। और उत्तराधिकारी के साथ क्या है? एक योग शासक, एक योग शासक, एक योग शासक। राजा गंडक उत्तराधिकारी हुआ किसके? राजा धंगे के बाद। और एक यहाँ पर उत्तराधिकारी है जो वो एक योग शासक है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो पुत्र है, अब इसका जो पुत्र है किसका पुत्र है? इसका राजा गंडक का, विद्याधर। विद्याधर क्या करता है? जब यहाँ पर मोहम्मद क्या है? गजनवी। जब मोहम्मद गजनवी के विरोध में क्या है? सभी हिंदू शाही राजा जो होते हैं वो विरोध करते हैं और उससे मुकाबला करते हैं। ये हो गया मोहम्मद गजनवी। और यहाँ हो गए हमारे हिंदू शाही राजा, हिंदू शाही राजा। तो जब यहाँ मोहम्मद गजनवी का विरोध करते हैं हिंदू शाही राजा, तो यहाँ पर क्या होता है? जयपाल है वो क्या है? भाग खड़ा होता है, भाग खड़ा होता है। तो जयपाल कौन है भाई? जयपाल है प्रतिहार शासक। जयपाल है प्रतिहार शासक। तो ये यहाँ से भाग देता है। फिर क्या होता है? विद्याधर क्या है? जयपाल की हत्या कर देता है, जयपाल की हत्या कर देता है। इतना समझ में आ रहा है आपको? राजा धन उसका पुत्र राजा गंडक उत्तराधिकारी बनता है, एक योग शासक है ये। उसके बाद बात करें फिर हम इसका पुत्र विद्याधर, जब क्या है? मोहम्मद गजनवी और जो हिंदू शाही राजा है उनके विरुद्ध क्या है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, विवाद चल रहा होता है। और जब विरोध करते हैं तो क्या है? राजा जो जयपाल है जो प्रतिहार शासक है वही क्या है? भाग खड़ा होता है। तो इसमें से क्या है? विद्याधर क्या है? उसकी हत्या कर देता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या किया इसने राजा गंडक ने? मतलब क्या क्या बनवाया, क्या किया वो हम देखेंगे। इससे पहले हमने राजा धंग को देखा। तो क्या क्या किया अगर हम बात करें, क्या किया यहाँ से अपन देख लेते हैं क्या क्या किया। तो खजुराहो में क्या है? खजुराहो में क्या किया? बहुत सारे मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो में क्या है? जगदम्बी नामक मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण खजुराहो में जगदम्बी नामक मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण, चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है। मंदिर का निर्माण खजुराहो में जगदम्बी नामक मंदिर का निर्माण। उसके बाद चित्रगुप्त नामक सूर्य का मंदिर का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसी के पुत्र विद्याधर के बारे में। इसी के हमारे पुत्र जो है विद्याधर, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी के पुत्र जो है विद्याधर।
का जो पुत्र है वो है विद्याधर। तो विद्याधर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक ऐसा भारतीय राजा जिसने क्या है मोहम्मद गजनबी का बहुत मतलब एक भरपूर तरीके से क्या है विरोध किया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पहला, इसे मतलब सबने किया है लेकिन ये इसने क्या है जो हमारे एमपी से चंदेल वंश है उसमें क्या है इसने जो मोहम्मद गजनबी उसका बड़ा विरोध किया। तो यहाँ पर लिखे मोहम्मद गजनबी का विरोध, गजनबी का विरोध। और कई हद तक सफल भी रहा है, कई हद तक सफल भी रहा है। और उसने क्या है अपने राज्य को मोहम्मद गजनबी से सुरक्षित भी किया है, राज्य को सुरक्षा भी दी है, राज्य को सुरक्षा भी दी। किससे? मोहम्मद गजनबी से। ये दो बातें आपको रखनी है। विद्याधर इसने सबसे पहले क्या है मोहम्मद गजनबी का पुरजोर तरीके से विरोध किया, उसके बाद अपनी राज्य की रक्षा भी की। किससे? मोहम्मद गजनबी से। यहाँ अगर हम बात करें फिर उसकी युद्ध के बारे में, युद्ध कौन कौन से लड़े। युद्ध यहाँ पर दो शासकों से इनके युद्ध हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मालवा के जो परमार है, मालवा परमार, एक इनसे हो जाता है युद्ध, मालवा परमार से। और त्रिपुरी के क्या है कलचूरी वंश से, त्रिपुरी के कलचूरी, त्रिपुरी के कलचूरी। तो मालवा के जो परमार हैं यहाँ पर भोज, और जो त्रिपुरी के कलचूरी है वो है गांगेय। यहाँ पर त्रिपुरी के जो है वो है गांगेय। अब क्या होता है ये जो परमार है और ये कौन है त्रिपुरी के कलचूरी, दोनों को क्या है यहाँ पर अपने अधीन कर लेता है, दोनों को क्या है अधीन कर लेता है, दोनों को क्या है अपने अधीन कर लेता है। तो युद्ध होता है यहाँ पर, दो युद्ध है। मालवा के जो परमार है उसमें राजा भोज से युद्ध होता है। त्रिपुरी के जो कलचूरी हैं वहां से गंगई से युद्ध होता है। वहां पर क्या है दोनों को क्या है फिर अपने अधीन कर लेता है। और इसी ने क्या है यहाँ पर जयपाल का क्या है वध भी किया था। तो आपको पता है मैंने अगले उसमें बताया था कि जयपाल है उसकी वध भी किया था, क्योंकि वो क्या है भाग गया था। जयपाल का वध किया था क्योंकि क्या है वो मोहम्मद गजनी में जब हिंदूशाही राजा इकट्ठे हुए थे विरोध कर रहे थे तो वहां पर से क्या है वो भाग खड़ा हुआ था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि उसने क्या क्या बनवाया है तो हम देख लें क्या क्या बनवाया है। क्या क्या किया, तो क्या किया यहाँ पर हम देखें। कंदरिया जो महादेव मंदिर है खजुराहो, कंदरिया जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण क्या किया। तो कंदरिया जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण खजुराहो में। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर अगर हम संधि की बात करें, यहाँ पर संधि होती है किसके बीच, ये होती है गजनबी और किसके बीच में होती है, यहाँ पर होती है विद्याधर के बीच में। इसके बारे में किसके बीच में होती है, यहाँ पर विद्याधर। जब दोनों के बीच में संधि हो जाती है, जब गजनबी और विद्याधर के बीच में क्या जब संधि हो जाती है तो क्या है जो गजनबी है वो 15 के लिए देता है,
15 किले इनाम में देता है विद्याधर को। 15 किले इनाम में देता है। 15 किले इनाम में देता है किसको? विद्याधर को। 15 किले इनाम में देता है विद्याधर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या किया है? तो कंदरिया का जो महादेव मंदिर है वो उसका निर्माण कराया है। तो ये कहाँ पर है? ये है खजुराहो। खजुराहो, ठीक है। और संधि की बात करें तो जब गजनबी और विद्याधर की संधि हो जाती है तो क्या है? 15 किले गजनबी देता है किसको? विद्याधर को। आगे अगर हम बात करें फिर इसके अगले वाले राजा की, तो इसके अगले वाले राजा की बात करें तो कीर्तिवर्मन। इसके बाद फिर कौन आता है? अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर है कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन की बात करें 1060 से लेके 1060 से लेके 1100 तक इसका शासनकाल मिलता है। तो जानकारी अगर हम देखें, जो भाई साहब हैं कीर्तिवर्मन, इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो प्रवेद चंद्रोदय नाटक है, इससे हमें जानकारी मिलती है। तो रचना किसने की है? तो रचना इसकी की है कृष्ण मित्र ने। जो रचना है इस नाटक की वो है कृष्ण मित्र। तो इस नाटक से क्या है? हमें जानकारी मिलती है किसकी? कीर्तिवर्मन की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? आगे उसके बाद हमें एक और अभिलेख मिला है। उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, जो चंदेलों को गया फिर से पुनरुत्थान हुआ था। और इसी से जो प्रवेद चंद्रोदय है, इससे हमें क्या है? हमें क्या है? सिक्कों की जानकारी पता चलती है। सिक्कों की जानकारी भी पता चलती है। तो इसने कौन से सिक्के जारी किए? तो सोने के सिक्के जारी किए। तो ये सोने के सिक्के जारी किए और चंदेलों की शक्ति का पुनरुत्थान, इसकी जानकारी हमें या इसके स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? जो प्रवेद चंद्रोदय है, उस जो नाटक है उससे हमें मिलती है। तो रचना किसने की है? तो कृष्ण मित्र ने रचना की है। सिक्कों की जानकारी, सोने के सिक्के चलवाए, वो भी हमें इससे मिलती है। और चंदेलों की शक्ति का पुनरुत्थान होता है, वो भी हमें इससे ही जानकारी मिलती है। आगे अगले शासक की बात करें तो मदन वर्मन। प्रवेद चंद्रोदय ये है नाटक। इस किसने लिखा है? तो कृष्ण मित्र ने लिखा है। अगले शासक की बात करें तो मदन वर्मन। अगला जो शासक है वो है मदन वर्मन। तो 1129 है, यहाँ पर हम बात करें 1129 से 1163 तक मदन वर्मन एक योग्य शासक। जब भी हम योग्य शासक की बात करेंगे तो उसने क्या बहुत कुछ कर रखा होगा। एक योग्य शासक मदन वर्मन की अगर हम बात करें, और एक क्या है? पराक्रमी शासक, जिसके बारे में हम बात करें, एक पराक्रमी शासक, या वीर बोलो, पराक्रमी बोलो,
शासक। ठीक, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें विदिशा, विदिशा अभिलेख की अगर हम बात करें, यहीं पर जो विदिशा अभिलेख है, जो विदिशा अभिलेख है, जो विदिशा अभिलेख है, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है कि चंदेलों को क्या है, पुनः आधिपत्य हो गया। चंदेलों को क्या है? पुनः आधिपत्य। चंदेलों को क्या है? पुनः आधिपत्य हो गया। विदिशा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और यहीं से क्या है? यहीं से हमें मिलता है कि जो मदन बर्मन राहुल शर्मा, इसकी हम बात करें, पूरा नाम लिखें, मदन बर्मन राहुल शर्मा क्या किया भाई? ब्राह्मणों को क्या किया इसने? ब्राह्मणों को क्या किया है? ब्राह्मणों को 10 हल भूमि दान में दी। 10 हल भूमि दान दिया या दी। ठीक है। और इसके ही क्या है? चांदी के हमें 48 सिक्के प्राप्त हुए। इसकी ही क्या है? हमें चांदी के 48 सिक्के, चांदी के, इसी की क्या है? हमें चांदी के 48 सिक्के, चांदी के 48 सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें कहाँ से, और जो तयोंतर जो तहसील है, तयोंतर से तहसील है, जिला कौन सा है? जिला हो गया हमारा रीवा। तो यहाँ पनवार ग्राम है, उससे हमें यहाँ 48 सिक्के प्राप्त हुए। किसके? हमें मदन बर्मन के, चांदी के सिक्के। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मदन बर्मन शासन कितना रहा? 1129 से 1163 तक का। एक योग्य शासक, एक पराक्रमी शासक। विदिशा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो विदिशा अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंदेलों हो गया, पुनः आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके बाद मदन बर्मन राहुल ने क्या है? ब्राह्मणों को 10 हाल भूमि दान दिया। उसके बाद यहाँ पर चांदी के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तयोंथर तहसील है, यहाँ पर जिला रीवा, और पनवार ग्राम, यहाँ से हमें जानकारी मिली। उसके बाद अगर हम बात करें आगे परमादि देव के बारे में, प्राचीन जो हमारा मध्य प्रदेश है वो क्या है? समाप्त होने ही वाला है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश का इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे परमादि देव, इनका शासन कब तक रहा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1165 से लेकर अगर हम बात करें 1200 तक, और इन्हीं के दरबार में क्या है? आल्हा और उधल रहा करते थे। ये क्या है? आल्हा और उधल इनके साले हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? साले हुआ करते थे। तो जो मदन बर्मन है, हमने अभी बात करी थी, जो मदन बर्मन, अब भी जस्ट हमने यही बात करी थी, जो मदन बर्मन वो है परमादि देव के दादा। और ये परमादि देव कौन है? वो है पोता। तो यही शासन मतलब उत्तराधिकारी बनते हैं कौन? फिर पोता। उत्तराधिकारी कौन हो गया भाई? पोता।
पोता कौन है? पोता हमारे यही है परमादि देव। 1165 से लेके 1200 तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। अब हम यहाँ युद्धों की बात करें तो यहाँ पर 2 युद्ध इन्होंने लड़े, डिसाइडर 2 युद्ध इन्होंने लड़े। एक तो क्या है, एक तो 2 युद्ध लड़े तो पृथ्वीराज चौहान से एक युद्ध हुआ, पृथ्वी, इसको राय पिथौरा भी कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा हुआ यहाँ पर पहला हुआ पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम राय पिथौरा कहते हैं। दूसरा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा यहाँ पर जो है वो कुतुबुद्दीन, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज से और दूसरा यहाँ पर हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो 2 यहाँ पर युद्ध हुए हैं। तो पहले युद्ध में अगर हम बात करें तो पहले युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज चौहान से ये परास्त हो जाते हैं। हम यहाँ पे हार मिलती है इनको, ये होते हैं परास्त, पराजित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और यहीं पर क्या है, आला उदल की भी मृत्यु हो जाती है। जो आला हुआ है और उदल, ये बहुत वीर है और ये इनके कौन है, साले, साले हैं किसके, परमादि देव के। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है जब क्या है, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है, पराजित होते हैं ये परमादि देव। उसके बाद कुतुबुद्दीन जब ऐबक से क्या है इनका युद्ध होता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, हत्या कर देता है, हत्या कर देता है किसकी, परमादि देव की। उसके बाद जो चंदेल राज्य है, उसके बाद जो चंदेल राज्य है उस पर कब्जा कर लेता है। चंदेल राज्य पर क्या है, पूरी तरीके से क्या है, चंदेल राज्य पर कब्जा कर लेता है। कलिंजर का क्या है, दुर्ग जीत लेता है, कलिंजर का दुर्ग जीत लेता है, कलिंजर का दुर्ग जीत लेता है। और चंदेल जो शासक है उसको क्या है, पूरी तरीके से क्या है, अपने अधीन ले लेता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई परमादि देव की। कब से शासन है, 1165 से लेके 1200 तक। एमपी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कस अबाउट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हम डिस्कस कर रहे हैं किसके, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें समग्र अध्ययन होता है, लेकिन अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम सब एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो हम बात करें परमादि देव की तो 1165 से लेके 1200 तक। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पोता किसका है, तो ये पोते हैं मदन बर्मन, और वही क्या है फिर शासक बनते हैं। तो उसके बाद युद्ध होते हैं, पृथ्वीराज चौहान से पराजित होते हैं। यहीं पर क्या है, इनके जो साले होते हैं तो वो भी क्या है, यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, इनकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो चंदेल राज पर क्या किसका कब्जा होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कलिंजर का दुर्ग क्या है जीत लेता है। और इसके बाद कौन शासन करता है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की क्या है कहानी आपको आराम से समझ में आ रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के अगर हम बात करें त्रिलोक्यवर्मन, इसके बाद जो नेक्स्ट शासन है हमारा, जो नेक्स्ट राजा है त्रिलोक्यवर्मन। यहाँ तक कि आपको समझ में कहानी आ रही होगी। तो 1203 से लेके 1250 तक, 1203 से लेके 1200, यहाँ पर 1250 तक यहाँ पर क्या है शासन किया त्रिलोक्यवर्मन। ये उत्तराधिकारी बनता है। फिर उसके बाद तो उत्तराधिकारी बनता है। फिर ये तो क्या किया, क्या कार्य किए, ऐसे आप लिख सकते हैं कि भाई जो राजा होता है उसने कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले तुर्कों को क्या है पराजित किया। अगर हम बात करें तो क्या किया, तो तुर्कों को पराजित किया।
तुर्कों को पराजित किया, तुर्कों को पराजित किया। पुनः क्या है, कलिंजर का दुर्ग जीत लिया, पुनः कलिंजर का दुर्ग जीता। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ रही है। तुर्कों को पराजित किया और पुनः कलिंजर पर क्या है, उसको कब्जा कर लिया, रीवा को जीता। उसके बाद अगर हम बात करें फिर यहीं पर रीवा को जीता, तुर्कों को पराजित किया, पुनः कलिंजर दुर्ग जीता और रीवा को क्या है, जीता। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाहल मंडल है, जो डाहल मंडल है बघेलखंड के एक भाग पर कब्जा किया। ये जो बघेलखंड का एक भाग है, बघेलखंड का एक भाग, उस पर कब्जा किया, उस पर कब्जा किया यहाँ पर। तो पहले तुर्कों को क्या पराजित किया, उसके बाद पुनः कलिंजर दुर्ग पर क्या है, अपना आधिपत्य स्थापित किया, रीवा को जीता। डाहल मंडल जो है बघेलखंड का एक भाग है, उसको भी क्या है, अपने अधीन ले लिया, उस पर क्या है, कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद का जो शासन है, इसके बाद जो शासन करता है उसके हम बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है वीरवर्मन, फिर ये वीरवर्मन है, ये उत्तराधिकारी बनता है 1250 से 1286 तक, 1250 से 1286 तक ये शासन करता है। इसके बाद इसका जो पुत्र है वीरवर्मन शासन करता है 1250 से लेकर 1286 तक। इसके बाद इसका जो पुत्र है भोगवर्मन, वो शासन करता है। तो वीरवर्मन का पुत्र कौन है, ये हो गया पुत्र भोगवर्मन। तो उसके बाद फिर ये शासन करता है। उसके बाद तो कहाँ पर राज किया इसने, भोगवर्मन ने। तो भोगवर्मन ने कहाँ पर राज किया, अजयगढ़ के समीप, अजयगढ़ के समीप यहाँ पर वो शासन करते हैं। कौन, भोगवर्मन। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर इसके बाद शासन करते हैं अमीरवर्मन। इसके बाद शासन करते हैं कौन, फिर अमीरवर्मन। इसके बाद शासन कौन करते हैं, फिर अमीरवर्मन। और यहाँ पर क्या है, अजयगढ़ के ही क्या है, एक अजयगढ़ से क्या है, अभिलेख है, अजयगढ़ से अभिलेख, अजयगढ़ अभिलेख से क्या है, हमें पता चलता, हमें ये जानकारी मिलती है कि जो चंदेलों का शासक है वो कौन थे, वो अमीरवर्मन। और हमें जो एक और यहाँ पर अभिलेख है इनसे जुड़े दो अभिलेख हैं। वो एक हो गया अजयगढ़ अभिलेख और हो गया चरखारी अभिलेख। अगर हम बात करें दूसरा अभिलेख तो चरखारी अभिलेख में क्या है, इसको कलिंजर का क्या है, कलिंजर का क्या है,
कलिंजर का क्या है, कलिंजरधारी कहा था यहाँ पर इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब यहाँ पर क्या है, वीर बर्मन हुआ। वीर बर्मन के बाद क्या है, भोग बर्मन उनका पुत्र हुआ शासक। उसके बाद अजयगढ़ के समीप इन्होंने पर राज किया। और यहाँ पर क्या है, हम्मीर बर्मन, यहाँ दो अभिलेख इनके संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो हम्मीर बर्मन है, उस जो अजयगढ़ अभिलेख है उस समय ये जानकारी मिलती है कि हम्मीर बर्मन है उनका शासक रहा है। और चरखारी अभिलेख से हमें जो कलिंजरपति है, ये कलिंजरपति कहा गया है किसमें, चरखारी अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद जो चंदेल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, चंदेल वंश का अंतिम शासक, तो ये है कीरत वर्मन। ये है चंदेल वंश का अंतिम शासक। चंदेल वंश का अंतिम शासक कीरत वर्मन। तो यहाँ तक हमने क्या है, चंदेलों को क्या है कवर कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की वीडियो और आप लोगों को समझ में आ रही है तो आपको क्या है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि ये जो जानकारी है मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की सभी लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो क्या है कि आप वीडियो पोस्ट करके नोट्स बना सकते हैं। बाकी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना कि कैसे लगा, और अगर इसमें कुछ गुंजाइश है सुधार की तो आप वो भी हमें अपना सजेशन दे सकते हैं कि किस प्रकार से और आपको क्या है बेहतर से बेहतर जानकारी आपको लोग पहुंचा सकें, और किस प्रकार से हम आपको इतिहास को जानने में मदद कर सकें, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का इतिहास हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।